नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 6:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं आज की बड़ी खबर। आज बात करते हैं कर्नाटका के चुनाव के बारे में, जहां पर जो भी विवाद मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को लेकर बना हुआ था कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार में से कौन बनेगा। 4 दिन तक हेक्टिक लॉबिंग, हेक्टिक नेगोशिएशंस आपने देखे। हाई कमांड, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जिस तरीके की बातचीत हुई, लोगों ने हाई कमांड की आलोचना भी की कि ऐसा लगता है कि हाई कमांड कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अब कर्नाटका में क्या हो सकता है, क्योंकि डीके शिव कुमार मान तो गए हैं, लेकिन बड़े बेमन से वो माने हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए कर्नाटक में जो जीत है वो ज्यादा बड़ी है और उस चीज का सम्मान करते हुए वो इस चीज को लेकर अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैसा होगा रास्ता अब कर्नाटक में, और क्या ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए नहीं बनेगा? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी हैं। औरंगजेब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और जो पहला सवाल है कि डीके शिव कुमार ने कुछ इंटरव्यूज भी दिए हैं अभी। जब सीएलपी की मीटिंग है उसके पहले उन्होंने पीटीआई से और एएनआई से बात भी किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये ज्यादा बड़ी बात है कि जिस तरीके का वर्डिक्ट कर्नाटका में आया है, तो पार्टी के हित को देखते हुए और हम उस चीज का सम्मान करेंगे। लेकिन क्या हम ये मान लें कि सारी जो कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच की लड़ाई है, वो सारी लड़ाई खत्म हो गई है या उस पर पर्दा पड़ गया है? हम इसे कैसे देखें? जी देखिए नीलू, जहां तक ये जो रसाकशी चली पिछले 4 दिनों में, जहां तक मेरा मानना है, सिद्धरमैया शुरू से चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीके शिव कुमार भले ही कर्नाटका कांग्रेस के मुखिया थे, लेकिन चीफ मिनिस्टरल कैंडिडेट सिद्धरमैया थे। उसके कई कारण थे। एक कारण उसका ये था कि ये अपने उससे बहुत ही मास लीडर है, जो जो हमने पहले देखा है के बारे में। जैसे कि आगे भी हम पिछले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कैसे इन्होंने 2018 में अपनी ही सरकार गिरा दी, क्योंकि इनका मानना था कि जेडीएस को हमें ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, वो कांग्रेस के कॉस्ट पे आगे बढ़ सकती है। तो बहुत बड़े नेता है कर्नाटका में। तो ये जो रसाकसी चली, ये डीके शिव कुमार का पोस्टरिंग भी था अपने सपोर्टर्स के लिए कि देखो मैं लड़ा हूं, आखिरी दम तक लड़ा हूं चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए, और आज मैं अगर यहाँ से निकल आया हूं, मैं कुछ गारंटीज के साथ आया हूं। उसमें से सबसे बड़ा था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कुछ मलाई वाले जो हैं उनको पोर्टफोलियोज मिलेंगे। अब कर्नाटका में इरिगेशन और पावर का बहुत ज्यादा वहां पे ये रहता है, एक बहुत बड़ा बहुत अच्छे पोर्टफोलियोज माने जाते हैं। होम का एक होगा कि होम किसको दिया जाए, उनके किसी को। तो ये कुछ पोर्टफोलियोज को लेके रसाकशी भी चल रही थी। मुझे लग रहा है कि उनमें मुझे बताइए कि जो कल जो भी पावर शेयरिंग पैक्ट पर जिस भी फॉर्मूले पर अग्रीमेंट हुआ है, वो क्या है? क्या उसके बारे में, क्योंकि प्रेस में मैंने बहुत ज्यादा कुछ उसमें देखा नहीं है, सिवाय इसके कि ऑफिशियली सिद्धरमैया विल बी द चीफ मिनिस्टर एंड डीके शिव कुमार विल बी द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। लेकिन पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्या है? क्या 2.5 साल बाद या 2024 के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? उनके मंत्रिमंडल, उनके जो पसंद वाले मिनिस्टर्स हैं वो कौन होंगे? उन सब चीजों को लेकर डिटेल नहीं कोई सामने आया है। तो क्या हम ये माने कि आज जो दिन भर जो भी मीटिंग्स का सिलसिला चला हो, केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो क्या उसके बाद इन चीजों पर सलाह मशविरा हुई होगी खड़गे जी से? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो 2.5 साल का ये चल रहा था मीडिया में, इसमें कोई ज्यादा तथ्य नहीं है। ज्यादा से ज्यादा दोनों के लिए, फॉर बोथ शिव कुमार और सिद्धरमैया, 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर डिलीवर कर पाए ये, तो बड़ी बात रहेगी। और एक चीज और है कि 2.5 साल के लिए जो फॉर्मूला हमने छत्तीसगढ़ में देखा, आपने राहुल गांधी ने खुद प्रॉमिस किया था टीएस सिंहदेव को, लेकिन एक बार जो काबिज हो जाता है उस चेयर पे, वो बाद में उसका छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये भी देखा है। We know सिद्धरमैया and how he conducts himself। तो मान लीजिए कि सिद्धरमैया ने अपने अपने चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो नहीं छोड़ा, और मान लीजिए कि वो एक कॉम्प्रोमाइज में रहेंगे कि ठीक है 2024 में मान लीजिए कांग्रेस से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जैसा डीके शिव कुमार कह रहे थे कि हम 20 से ज्यादा 20 सीट्स तो हम मिनिमम लेकर आएंगे। तो अगर उस तरीके का परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहता है, तो फिर क्या होगा? क्या सिद्धरमैया मजबूर हो जाएंगे कि अपने पद को छोड़े? देखिए, जब तक एमएलए सिद्धरमैया के साथ होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए,
वो ये पद नहीं छोड़ेंगे। तो डीके शिव कुमार के लिए सबसे बेहतरीन ये रहेगा कि वो रीच आउट करें उन एमएलए को जो उसके साथ नहीं है। देखिए, जहां तक मैंने सुना 85 से ज्यादा एमएलए सिद्धरमैया के साथ थे। जब राहुल गांधी तक बात पहुंची तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें एमएलए के साथ जाना चाहिए। तो अक्सर एमएलए सिद्धरमैया के साथ थे। और जब तक आप उनको अपने और नहीं खींचोगे तो आप सिद्धरमैया को नहीं हटा सकते। 2024 के बाद भी हो या 2025 का या 26 तक हो, जब तक डीके शिव कुमार मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ एमएलए को अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, ये स्टेटस को बना रहेगा। ये मेरा मानना है। तो 24 में औरंगजेब, क्या अब ये एक बड़ी चुनौती डीके शिव कुमार के सामने है कि जो एमएलए सिद्धरमैया के समर्थन में है, उन एमएलए को अपनी तरफ खींचना, क्या ये एक बड़ी चुनौती है डीके शिव कुमार के लिए? और बिल्कुल, एक और बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा ये सचिन पायलट नहीं कर पाए। सचिन पायलट के पास टाइम भी था और पद भी था कि वो रीच आउट करते जो गहलोत लॉयलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो अपने ही उस खेमे के 15-16 जो एमएलए थे उनके साथ रहे। उनको लगा कि बाद में जो बाकी हैं वो वैसे ही नाराज हैं गहलोत से, वो मेरे को ज्वाइन करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिद्धरमैया को लेसन लेना पड़ेगा सचिन पायलट से कि कैसे वो इस टाइम में, जो भी टाइम उनको मिला है, ज्यादा से ज्यादा एमएलए को अपनी ओर खींच ले और उनको कॉन्फिडेंस में लाए, तभी जाके आप सिद्धरमैया को हटा सकते हैं। वरना जिसने अपनी ही सरकार गिरा दी पीछे, वो आगे भी आपकी सरकार चलने नहीं देगा। नीलू, लेकिन हाई कमांड के लिए क्या ये एक अब यहाँ से एक मुश्किलों का दौर नहीं शुरू हो गया? क्योंकि जैसे ही कर्नाटका का जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, पहला हर्डल क्रॉस कर लिया पार्टी ने, लेकिन इमीडिएटली जो सिर पे खड़ी प्रॉब्लम है वो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के जो तनातनी है। और सचिन पायलट के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो राजेश पायलट की डेथ एनिवर्सरी है, अपेरेंटली ही इज गोइंग टू क्विट द पार्टी। कुछ ऐसी सोर्स बेस्ड खबरें आ रही हैं। आई डोंट नो हाउ फार दे आर ट्रू, बट क्या अब खरगे जी अपने आप को और ज्यादा असर्ट करेंगे और शायद गहलोत और सचिन पायलट को साथ में बुलाकर बैठकर बातचीत करेंगे, जिस तरह से सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच बातचीत हुई है? नीलू, हमने पीछे भी देखा है गहलोत और एक तरफ से सचिन पायलट, वेणुगोपाल उनके हाथ खड़े उठा रहे हैं। वो फोटो आप सबने पीछे भी देखा है, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमने वो पीछे भी देखा, क्योंकि जो सचिन पायलट मांग रहे हैं गहलोत वो देने को तैयार नहीं है। और गहलोत ने सचिन पायलट को बोला ट्रेटर, कि ये ट्रेटर है, और ये भी कहा कि जो पैसे इन्होंने अमित शाह से लिए हैं वो उनको वापस किया जाए। तो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं सचिन पायलट। और सचिन पायलट ने भी डिफाई किया कांग्रेस लीडरशिप को, धरने पे बैठ के, फिर ये यात्रा निकाल के जो भी किया है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी अपना कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं, या उन्होंने ढूंढा हुआ है। वो चाह रहे हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाने का वो एक स्ट्रेटेजी बना के बैठे हैं, उस पर वो चल रहे हैं। क्योंकि मैं दोनों का रिकंसिलिएशन नहीं देख रहा हूँ, गहलोत और सचिन पायलट में। क्योंकि जब तक गहलोत ये मान के चलेंगे कि ये मेरे लिए थ्रेट है, मेरी कुर्सी के लिए, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और गहलोत आज के नहीं, बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है। वो एक हमने देखा कैसे उन्होंने अपनी सरकार बचा ली, बहुत मुश्किल, जहां कमलनाथ नहीं बचा पाए उन्होंने बचा ली। तो जो मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों में, ये बड़ी अकेले औरंगजेब अपने दम पर क्या राजस्थान जीत पाएंगे? अगर इसी तरीके की इनफाइटिंग सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चलती रही तो राजस्थान कांग्रेस कैसे जीतेगी? और इस बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जीतना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज हमें याद रखना कि वहां बीजेपी में भी कोई ज्यादा वहां भी तनाव है आपस में। तो वो जो तनाव है वो कहां तक प्ले आउट करेगा, क्या होगा वसुंधरा के साथ, कई फैक्टर्स हैं वहां पे। देखिए, अगर वसुंधरा को आपने नहीं बनाया तो जिस तरह से हमने देखा कि हिमाचल में कैसे धूमल ने किया, जैसे येदियुरप्पा ने कर्नाटका में किया, तो हो सकता है कि वसुंधरा आपके साथ वैसे ही कुछ करने वाले वहां पे है। क्योंकि जैसे उनको ये उनके सामने क्लियर हो जाएगा कि उनको नहीं बना रहे हैं, तो वो फिर आपकी मदद नहीं करे। तो अशोक गहलोत के सामने इस टाइम ये है कि वो एक तो जो मैक्सिमम आप कांग्रेस पार्टी है वहां पे, उसको बना के रखें, उनसे अपना जो वहां पे वर्चस्व है उसको कायम रखें। और सचिन पायलट के लिए अब ये देखना है कि वो किस तरफ जाएंगे। देखिए, अपने से वो क्या जाएंगे, बीजेपी जब तक वसुंधरा है, बीजेपी शायद उनको ना ले। और पीछे वो अपने जो मकसद में थे 2020 में, वो फेल हो चुके हैं एक बार।
जब उन्होंने सरकार गिरा नहीं पाए, वो एमएलएज नहीं जुड़ा पाए, वो उनके साथ जुड़ ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं राजस्थान अभी मैं ओपन देख रहा हूँ। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन जो खींच आपस में तनाव है आप पार्टियों में, उसकी वजह से अभी राजस्थान काफी ओपन लग रहा है, जो नहीं लगता था पहले। आज जितने पहले तो वहां पे साइक्लिक स्टेट था, हर 5 साल बाद सरकार चेंज होती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा अभी पोजीशन क्लियर नहीं हो रही है नीलू जी। औरंगज़ेब, एक सवाल जो कि मीडिया में बहुत कम लोग पूछ रहे हैं और वो ये है कि हमने हाई कमांड की बात कर ली, कांग्रेस के चैलेंजेस की बात कर ली, लेकिन बीजेपी की जिस तरीके से शर्मनाक हार कर्नाटक में हुई है, कोई मीडिया वाला जेपी नड्डा से सवाल नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं कर रहा है कि हार के कारण क्या है? उसका कारण आपको क्या लगता है? क्या अब ये सवाल मीडिया में पूछे ही नहीं जाएंगे, जो कि हमेशा बीट रिपोर्टर्स इन सवालों को उठाते हैं, पूछते हैं कि भाई पार्टी में क्या हार के कारण है? कोई वहां से कोई ऐसा लग रहा है कि कोई खबर ही नहीं आ रही है, सब सन्नाटा हो चुका है। तो क्या मीडिया अब इस बारे में बात ही नहीं करेगा कि उन हार के कारण देखिए क्या थे? नीलू, कई सालों से हम देख रहे हैं कि मीडिया अपना रोल नहीं निभा रही है। जहां हम कई चीज जहां पे सवाल करने चाहिए, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, सीपीएम हो, कहीं भी जहां भी राज्यों में जो सरकारें हैं, कहीं भी अब वो हम ये दौर आ चुका है कि हम सवाल नहीं पूछ रहे। यहाँ दिल्ली में आप देखिए, तो सवाल जो करते थे लोग, वो खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं अब एक कॉम्प्रोमाइज जैसा लग रहा है मीडिया और पार्टीज के बीच में। ये बड़ा डेंजरस है जर्नलिज्म के लिए। इसके लिए कोई भी पार्टी हो, देखिए आज बीजेपी है, कल कांग्रेस होगी, या कल कोई और हो, या पीछे कांग्रेस थी, तो ये जो सिलसिला है, इसको खत्म होना चाहिए। एक सवाल, जो जर्नलिस्ट को एक सवाल पूछने का एक वो रहता है अधिकार, उसको वो अधिकार अपना यूज करना चाहिए, और किसी के सामने भी ऐसा करना चाहिए, जो हम अब नहीं देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो हम क्या माने कि क्या नड्डा जी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश नड्डा जी का नेटिव स्टेट था, वो हार गए। जी। अभी कर्नाटक ये दूसरा राज्य है जो कि नड्डा जी के नेतृत्व में जब से उनके टेन्योर को एक्सटेंशन मिला है और वो हार गए हैं। तो क्या अब हम ये भूल जाएं वो दिन कि जब हम एक सवाल करते थे कि विल हेड्स रोल विद इन बीजेपी और कांग्रेस? कांग्रेस के केस में बहुत सारे हम लोगों ने सवाल खड़े किए और उनके मंत्री चेंज भी हुए। कोई भी स्कैम आता था, तुरंत वो मंत्री चेंज हो जाता था, उसकी रिपोर्टिंग होती थी, उस मंत्री के मुंह में माइक भी डाल दिया जाता था कि भाई अब आप बोलो, कुछ तो बोलो। वो जो पत्रकारिता के दिन थे वो कहाँ चले गए? क्या आज नड्डा जी के मुंह पर कोई माइक लगाकर ये पूछेगा कि आप 2 राज्य हार गए, अब कम से कम कुछ जवाब दीजिए? या देखिए मोदी अभी जी? तक तो नीलू, अभी तक तो ये सवाल आने चाहिए थे। जैसे ही कर्नाटका के हार हुई, तो बीजेपी लीडरशिप को ये सवाल तो आने चाहिए थे, चाहे किसी भी क्वार्टर से, कि आप हार का वजह बताइए। क्योंकि जब आप जीत जाते हैं तो आप काफी इसका जश्न मनाते हैं, कोई भी जीत हो, और मनाना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मनाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर अकाउंटेबिलिटी आपने फिक्स करनी है, तो कर्नाटका रिस्पॉन्सिबल कौन है, हिमाचल का रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे फिक्स होनी चाहिए, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। क्योंकि जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आप ये ना, और आजकल के हालात में जब देखिए वोटर एक जागरूक वोटर होता है। आप उनको कोई बहकावे में नहीं ले सकते हैं। कहीं भी जगह आप देखें कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कई रैलीज की, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री की रैलीज की वजह से काफी सीटें इनकी, जहां मुझे लग रहा था कि 40 है या 40 से कम हो जाएंगी, वो 65 पहुंच गई, 66 पहुंच बिल्कुल। गई, जो भी यह है। हो सकता है कि उसकी वो हो जाए, लेकिन बियॉन्ड दैट जो जो 40% कमीशन वाला एक इशू उठा था, उसमें हमने ये नहीं देखा कि बीजेपी ने कोई ठोस कदम उठाया हो, कि क्या हाँ ये जो कह रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कह रही है, क्या ये ठीक है? क्या इसमें सत्य, क्या कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं रहा? और ये जो मैं हिंदी में कहूंगा कि चिपक गया था ये आपका बिल्कुल। 40% पे सीएम, तो उन्होंने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया कि जहां पे इसको वो कम से कम इंक्वायरी करते, उसको ये माना जाता कि ठीक है। तो आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली कि जब वो जीत जाती है बीजेपी तो जश्न मनाती है। प्रधानमंत्री एक लंबा रोड शो निकाल लेते हैं और सीधे बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं, वहां से लंबा चौड़ा भाषण होता है। यहाँ पर मैंने हार के बाद किसी भी बीजेपी नेता को कुछ एक्सप्लेन करते हुए कि भाई ये गलती हो गई, सिवाय एक बोमई जी का इंटरव्यू जो मैंने एनडीटीवी पे देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हार की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको इस समय जवाब देना चाहिए, चाहे वो मिस्टर प्रधान हो जो कि जिनको कर्नाटका का इंचार्ज बनाया गया। उस तरीके से बहुत सारे बीजेपी लीडर्स हैं जो बड़े-बड़े स्टेक होल्डर्स अपने आप को मानते थे। लेकिन नील आज नी आप ये देखिए औरंगज़ेब, मैं माफ़ करिएगा मैं आपको हुँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया का फ़ोकस बिल्कुल चेंज हो गया। मोदी जी हिरोशिमा जा रहे हैं, उसकी हेडलाइन हर टीवी चैनल पर पहली हेडलाइन बन रही है। कर्नाटका की हार के बारे में कोई टीवी चैनल बात नहीं कर रहा है। मोदी जेपी नड्डा जी महाराष्ट्र पहुँच रहे हैं 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर, वो हेडलाइन बन रही है। लेकिन कर्नाटक पर कोई जर्नलिस्ट सवाल नहीं कर रहा है। जी, देखिए, जहाँ तक आपने बम्बई का ब की बात की, तो बम्बई तो सुबह तक जिस दिन वो काउंटिंग हो रही थी, वो कह रहे थे कि मोदी जी की वजह से हम जीत रहे हैं और हम बहुत पूर्ण बहुमत हमें मिल रहा है, बिल्कुल। ठीक है? तो उसके बाद जो है हमने कई जगह देखा कि देखिए, ये जो कांग्रेस की रसाकशी और बीजेपी की हार, इसमें हमने देखा कि फ़ोकस जो था वो कांग्रेस में इंटरनल ये जो इनका चला, देखिए ये एक मैं कह रहा हूँ मैं आज आपसे पहले भी बात कर रहा था ये इनर डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, कि आपने देखा कि अगर 2 लीडर हैं जिन्होंने काम किया है, दोनों एस्पिरेंट्स थे, तो आपने उन दोनों की सुनी, माना, सुना जैसे भी हुआ, आपने कर दिया है। लेकिन बीजेपी में आजकल क्या हो रहा है, हमने देखा इतना पावरफुल हाईकमांड है कि आप किसी को भी बना देते हो। हमने पुष्कर धामी जी का नाम नहीं सुना था, मनोहर लाल खट्टर जी का नाम नहीं सुना था, प्रमोद सावंत का नहीं नाम सुना था, ऐसे रघुबर दास जी का नाम नहीं सुना था। ऐसे कई नाम, भूपेंद्र पटेल गुजरात में, वो खुद सरप्राइज़ थे। उनके यहाँ से उन्होंने खुद कहा कि मेरे बेटे ने मुझे टीवी पे से बता के बताया कि आप चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। वो उनको वो नहीं था। तो मीडिया का जो रोल है, जो फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि मीडिया का रोल जो है, जो सवाल पूछते थे पहले कि ऐसा ये आप बताइए अकाउंटेबिलिटी का के बारे में, वो तो अब हम नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि इमीडिएटली कई टीवी चैनल ने तो जैसे ही ये काउंटिंग का जो रिजल्ट सामने आए हैं, उन्होंने कुछ और कहीं और चले गए वो, कर्नाटका से हट गए थे। और अब कांग्रेस पिछले 4 दिनों से फ़ोकस में था बिकॉज़ उनको लग रहा था कि कहीं शायद यहाँ ये ज़्यादा रसाकशी कहीं और की तरफ बिल्कुल। और कुछ और ना हो जाए इसमें। तो कहीं न कहीं हम अपना ड्यू डिलिजेंस और अपना जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अच्छे से निभा नहीं रहे। चलिए आई एम ग्लैड कि आपने बड़े बेबाकी से इन बातों को रखा है और जो दर्शक इस समय देख रहे होंगे वो भी सुन रहे होंगे और हमारा मेन फोकस यही था कि आज जेपी नड्डा से कोई सवाल नहीं कर रहा है, ना मोदी जी से कोई सवाल कर रहा है, ना कोई मिस्टर प्रधान से सवाल कर रहा है कि भाई हार के कारण क्या है। और लेकिन एक जमाना था जब मीडिया हर सवाल को पुरजोर तरीके से उठाता था, जब यूपीए की सरकार थी कितने मंत्रियों ने अपना पद छोड़ा, उसके बाद उनसे सवाल भी किए गए। लेकिन क्या वो पत्रकारिता का दौर आएगा? आज इसी को लेकर आप फीडबैक दीजिएगा। इट वाज़ वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम औरंगज़ेब, इट वाज़ वंडरफुल, हम थैंक बस यू सो नीलू हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो दौर दोबारा वापस आ जाए। inshallah, yes. We just hope that that era of journalism just returns. Thank you so much, Aurangzeb. It थैंक was यू, a pleasure having थैंक you यू। on.